एलएसी के पास सेना वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। भारत चीन के बीच तनाव, एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। वायुसेना से भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। वाइस चीफ एयर मार्शल ने लद्दाख एयरबेस का दौरा किया है। जी हां, वाइस एयर चीफ मार्शल ने लद्दाख यानी जो फ्रंट का बेस है आपका, वहां का दौरा किया है। एलएसी से महज 120-130 किलोमीटर पहले वहां गए हैं, लोगों से बातचीत की। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, एक पैनल मौजूद है, उनके पास ले चलेंगे। मेजर जनरल JKS परिहार हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, SP सिन्हा है रक्षा विभाग, और साथ ही साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद है। जी हाँ, पैनल को खोलना चाहूंगा और शुरुआत करना चाहूंगा इस बड़ी खबर से कि क्या एक बार फिर तैयारी की जा रही है। परिहार सर, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, क्या मैसेज इससे मिलता है? एक तरफ सेंट्रल कमांड जाके कहा जाता है कि आप अलर्ट पे रहिए, दूसरी तरफ वायुसेना से भी कहा जाता है कि आप ऑपरेशन तेज करिए, और तीसरी जगह जो जमावड़ा है फॉरवर्ड बेसिस पर, उसको बढ़ाया जाता है। क्या संकेत देता है ये सब? 3 महीने से दोहरा रहा हूं कि चीन पे हमें सिर्फ एक ही भरोसा करना है कि ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। वो 62 में भी उन्होंने यही करा था। इसी तरह से विड्रॉल गलवान वैली में हुआ था जुलाई अगस्त में, और अक्टूबर में उन्होंने एक्शन किया था। तो ये एक्शन की उनकी तैयारी पूरी है, और इसी वजह से वो पेंगांगसो को भी लटका के रखे हुए, गलवान को भी लटका के रखे। और समहाउ अब हमारा जो नेतृत्व है और रक्षा मंत्री हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि चीन को भरोसा नहीं करना चाहिए जो वो पहले कर रहे थे। तो संकेत बिल्कुल साफ है कि चीन की तरफ से कुछ अच्छा होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो हमें अपनी तैयारियां पूरी रखना बहुत जरूरी है। जब चीफ विंग कमांड में जाते हैं तो वो जवानों का हौसला और अफसरों का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं। बाकी तैयारियां जो है वो गुपचुप रूप से ऑपरेशनल लेवल पे वो DGMO करते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं पहले भी कल देख रहा था कि जो हमारे सर्विलेंस है, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनको भी अभी काफी एक्टिवेट किया जा रहा है, और दूसरे नए हाई ग्रेड के भी उसमें उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से पेंगांगसो लेक के आसपास और गलवान में और पूरी LOC इस वक्त एक परिहार साहब सीधे सिन्हा साहब पास चलते हैं। SP सिन्हा साहब भी हैं। सर, क्या आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। सिन्हा साहब, मैसेजिंग क्या है? सेंट्रल कमांड का दौरा करना, वाइस एयर चीफ मार्शल का फॉरवर्ड बेसिस पे जाना, मिलिट्री मूवमेंट फॉरवर्ड बेस पर ज्यादा करना, क्या अभी पिक्चर बाकी है सिन्हा साहब? देखिए, ऐसा है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने कल फील्ड कमांडर्स को संदेश दिया है कि आप हर एक स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब साफ है कि फौज को, आर्मी को और आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरह से जंग के लिए तैयार होना है। एक और बात, एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो। हमेशा तैयार का मतलब है कि हमेशा तैयारी का मतलब है कि 24/7 तैयारी, 365 दिन तैयारी। क्योंकि लड़ाई जो है, युद्ध है, वो घोषणा करके नहीं होती है, वो अचानक होती है। और यदि हम तैयार नहीं रहे तो हमको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब होता है कि ट्रूप्स का एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट। जैसे अभी हमने 3 डिवीजन किया है डिप्लॉय, और अभी सेंट्रल कमांड को एक्टिवेट किया जा रहा है। देखिए, यदि पहाड़ी इलाका में जो जंग होता है, नॉर्मल प्लेन्स में एक अटैकर को जीतने के लिए 3:1 का रेशियो होता है। आपको 3 चाहिए सोल्जर्स दुश्मन के 1 के बराबर, ये प्लेन्स का इक्वेशन है। लेकिन पहाड़ी इलाका में इक्वेशन है 12:1। 12 अटैकर चाहिए 1 डिफेंडर को बर्बाद खत्म करने के लिए। तो यदि चीन ने 3 डिवीजन डिप्लॉय किया है और हमने भी 3 डिवीजन डिप्लॉय किया है, तो रेशियो तो बराबर का है। तो पहाड़ी इलाका में तो चीन हमसे जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि हमने 3 डिवीजन डिप्लॉय किया है तो उसको 36 डिवीजन डिप्लॉय करना चाहूंगा आपसे, वो मुमकिन नहीं है। साहब, एक चीज समझना चाहूंगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है,
ठंड का मौसम आने लगेगा, अभी बारिश का मौसम है, इसके बाद 1 महीने बाद उस इलाकों में ठंड ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट हिंदुस्तान को होगा, और बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इंडियन आर्मी ने 35,000 ट्रूप्स और ऑफिसर्स जो सियाचिन में ग्लेशियर में नौकरी कर चुके हैं और जिनको हाई अल्टीट्यूड में रहने का और पेट्रोलिंग करने का अनुभव है, वो डिप्लॉय हो रहा है। तो वो डे 1 से एक्लेमेटाइजेशन करके वो डे 1 से ऑपरेटिव हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको इतने ठंडे टेम्परेचर में का बैटल अनुभव नहीं है। 62 वॉर के बाद चाइना के पीएलए ने कोई जंग नहीं जीता है। वो वियतनाम ऐसे एक छोटे देश से 1979 में हार गया था। पीएलए एक नॉन प्रोफेशनल, एक पॉलिटिकल आर्मी है और उसको जाड़े में लड़ने का अनुभव नहीं है। इनफैक्ट वो जाड़े में वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता है क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। हम तो सियाचिन में -50, -60 में सर्वाइव किए हैं। तो जो हमारा अनुभव है, ये जो स्केल है, जो तराजू है, वो हमारे फेवर में है। और विंटर में हम लोग को एक ही चीज चाहिए कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसमें कोई कमी न करें। हमको अपनी एयरफोर्स को भी एक्टिवेट रखना है क्योंकि हो सकता है कि जाड़े का फायदा उठा के चाइनीज आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि उनको तो पीएलए के जवानों का कोई हित की कोई सोच नहीं है, क्योंकि जब डोकलाम में चीनी जवान मरते हैं तो उनका तो सम्मान ही नहीं होता है। ठीक है सिन्हा साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। एक बार सीधे न्यूज रूम चलता हूं जहां से मेरी सहयोगी बरखा मुझसे जुड़ी। बरखा, नरवाने जी कहां गए थे? वाइस एयर चीफ मार्शल कहां गए थे? कौन कौन से कमांड्स का उन्होंने दौरा किया और इस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बरखा। फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं वो, यहाँ पर रजत बातचीत यहाँ पर की है और उसके साथ साथ ये मैसेज यहाँ पर दे दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें। सबसे महत्वपूर्ण यही है। सना सर ने बिल्कुल सही कहा कि इफ यू वांट पीस, एक कहावत है कि इफ यू वांट पीस यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। लेकिन चाइना के साथ दिक्कत यह, गलतफहमी उसे ये है कि सिर्फ वो तैयार है और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा हो, यहाँ पर रक्षा मंत्री का दौरा रहा हो, अब खुद जब एमएम नरवणे वहां पर पहुंच रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं, ये संदेश चीन को भी जाते हैं कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आप डिसएंगेजमेंट का झूठ यहाँ पर फैला रहे हैं। फिंगर 5 से लेकर 7 तक आप लगातार सैन्य तैनाती वहां पर बढ़ा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं चीन की ओर से झूठ फैलाने की। लेकिन ये भारत अच्छी तरह से समझता है रजत, और इसी वजह से ये संदेश बार बार पहुंचाया भी जा रहा है कि हम पूरी तरह से यहाँ पर LAC पर हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैनात हैं और तैयार बैठे हुए हैं। चलिए बरखा, आपसे और भी अपडेट्स लूंगा। परिहार पास चलते। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हुई, लेकिन एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा, फॉरवर्ड बेसिस पे मूवमेंट हो रहा है। फॉरवर्ड बेसिस पर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर गए, राजनाथ सिंह जी गए, सब लोग गए। क्या सेंट्रल कमांड की इसमें अहम भूमिका क्या होती है? सेंट्रल कमांड कैसे असिस्ट करेगा फॉरवर्ड बेसिस को? देखिए, जहां तक अभी तक जो भी सिचुएशंस रही है उसमें नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड का ही ज्यादा रोल रहा है। सेंट्रल कमांड में इंडो चाइना बॉर्डर पे सिक्किम के आसपास जो होता है वो ज्यादातर इलाका ईस्टर्न कमांड में चला जाता है। तो उत्तराखंड का जो है और नेपाल बॉर्डर है वो हमारा जो है सेंट्रल कमांड ऑपरेबल स्टेज में होता है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे जो है अभी नेपाल भी एक्टिवेट चाइना ने कर दिया है। तो अब हमें पूरी शंका इस बात की है कि चाइना जो है। पर यार सर, एक मिनट, आपको 1 सेकंड के लिए सिर्फ रोक रहा हूं, इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं कि भारत चीन के बीच में विवाद इस वक्त कहां तक पहुंचा है। भारत चीन के बीच में लगातार बातचीत का दौर भारत चीन के बीच में इस वक्त लगातार बातचीत चल रही है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अक्साई चीन के पास चीन कहीं सुरंगें खोद रहा है तो कहीं आर्मी कैंप बना रहा है और भारत के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। LAC पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत।
जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। जमीनखोर धोखेबाज चीन न कभी सुधरा है और न ही सुधर सकता है। चीन भले ही बार बार बातचीत और शांति की बात कर रहा है। चीन ने पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन की मंशा बेहद खतरनाक है। भारत से सटे अक्साई चिन के मैदान में चीन के छल कपट के साक्षात सैटेलाइट सबूत देखिए। एक नहीं, आज 3 सैटेलाइट तस्वीरों से दिखाएंगे कैसे चीन ने अक्साई चिन में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स का भारी जमावड़ा किया हुआ है। एक एक सैटेलाइट तस्वीर में आप देखेंगे कैसे चीन के सैनिक लद्दाख के पास सड़कें खोद रहे हैं, कैसे सुरंग बना रहे हैं, कैसे बंकर बना रहे हैं, बख्तरबंद तैनात कर रहे हैं, कैसे एयरबेस तैयार कर रहे हैं। लेकिन पहले एलएसी के पास की सैटेलाइट तस्वीर से समझिए कि चीन कैसे एक के बाद एक नए नए मोर्चे खोलते जा रहा है। ये सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरें देखिए। तस्वीरें चीन के सैतुला सैन्य ठिकाने की है, जिसे चीन तेजी से आधुनिक बना रहा है और यहां घातक हथियार तैनात कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्वा ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन ने पिछले 2 साल में अपने इस सैन्य अड्डे को एक बेस के रूप में शक्ल देना शुरू कर दिया है। एलएसी के पास सैतुला सैन्य अड्डे में चीन जवानों के लंबे समय रहने और लद्दाख में उनकी बहुत तेजी से तैनाती के लिए ट्रेनिंग की सुविधा जुटा रहा है। चीन ने पिछले 2 सालों के मुकाबले 2020 में तेजी से नए बैरक और हेलीपोर्ट तैयार किए हैं। इसके अलावा सैतुला में चीन ने तोपें और कई घातक हथियार तैनात किए हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ यह था कि एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ चीन पीठ में छुरा भूनने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चीन पीछे नहीं हट रहा है, लगातार जमावड़े बढ़ा रहा है। पैनल के पास वापस चलेंगे। नरवाने साहब ने ईस्टर्न कमांड का, सेंट्रल कमांड का दौरा किया है और उधर वाइस चीफ मार्शल ने फॉरवर्ड बेसिस का दौरा किया है। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, सिन्हा साहब हैं, प्रयास साहब हैं और न्यूज रूम से बरखा हमारे साथ है। पहले सीधे न्यूज रूम चलते हैं। बरखा, हमने दिखाया कि कैसे एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है, मिलिट्री लेवल टॉक्स हो रही है, और दूसरी तरफ जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने फॉरवर्ड बेसिस पर बढ़ा रहा है। मैसेज क्या देना चाहता है चीन? मैसेज यही देना चाहता है कि वो हमेशा से झूठ बोलता आया है और आगे भी झूठ ही बोलता रहेगा, और ये समझने में बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर ना तो भारत को है, ना ही हमारी तमाम जो सेना है उसको यहाँ पर हो रही है। जो रिपोर्ट हमने यहाँ पर दिखाई उसी के साथ साथ रजत, कई ऐसी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो निकल कर सामने आई है, जिसमें ये समझ में आता है कि चीन ये कह रहा है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन जिस तरह से तैनाती बढ़ाता जा रहा है वो वहीं के वहीं मौजूद उस सैटेलाइट इमेजेस में नजर आती हैं। उसी के साथ साथ फिंगर 4 से थोड़ा सा पीछे हटके फिंगर 5 पर जब पहुंचा है, लेकिन अपनी तैनाती वहां पर लगातार बरकरार रखे हुए है। उसी के साथ साथ सैन्य तैनाती को बढ़ाते जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो फिंगर एरियाज पूरे हैं जिसको लेकर पूरा का पूरा ये विवाद खड़ा हो गया है, वहां पर लगातार वो जमा हुआ है और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं। आप देखिए कितनी कोर कमांडर लेवल की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद चीन की ओर से अलग अलग बयानबाजी वहां पर की जाती है, लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें, सैन्य तैनाती का वहां पर उसका बढ़ाना, कहना कुछ करना कुछ के साफ ये बयान करता है कि चीन बहुत जल्द इस मामले को सुलझाना यहाँ पर नहीं चाहता है, कारण भले ही कुछ और हो। यहाँ पर ठीक है बरखा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रयास सर के पास चलते हैं। प्रयास सर, बातचीत आपसे हो रही थी, मैं ये जानना चाह रहा था कि सेंट्रल कमांड की भूमिका इसमें क्या होगी। नरवाने साहब सेंट्रल कमांड गए थे, बात जितनी भी टेंशन है वो फॉरवर्ड बेसिस पे है, तो कैसे असिस्टेंस या बैकअप सेंट्रल कमांड देगी फॉरवर्ड बेसिस को? सेंट्रल कमांड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उत्तराखंड की जो बॉर्डर चाइना से लगती है वहां पे सेंट्रल कमांड है, और सारी एक्टिविटीज मुझे लगता है कि चाइना जो है वो जानबूझ के, जिस तरह से उसने नेपाल को इंस्टिगेट किया है, तो ये हमारा जो काला पानी इलाका आता है, लिपू लेक और ये जितने भी हैं वो बहुत हाई सेंसिटिव हो गए हैं। तो कोशिश चाइना की तरफ से ये भी हो सकती है कि वहां पे कोई मोर्चा खोले। हमारी तरफ से ये हो सकता है कि हम वहां पर उसको एंटर कर सकते हैं। वहां पर चाइना का डिप्लॉयमेंट अभी इतना ज्यादा नहीं है, तो अगर सेंट्रल कमांड को एक्टिवेट किया जाए तो उत्तराखंड बॉर्डर से अगर हम थोड़ा अंदर चाइना की तरफ जाते हैं तो हमारी निगोशिएट करने की ऑन टेबल पावर जो है वो लद्दाख में बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास में उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ है नहीं। इसे ईस्टर्न कमांड में जो है वो सिक्किम का और पूरा अरुणाचल प्रदेश जो आता है उसमें शामिल हो जाता है।
तो डोकलाम का इलाका और सिक्किम का इलाका ऐसा है जहां पर कि ये किस तरह का फेस ऑफ हो सकता है। तो इसलिए ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड का रोल इस बार काफी बढ़ गया है। मैं आपका 1 मिनट और लूंगा ये बताने के लिए कि आप इसको सिर्फ लद्दाख तक, पैंगांग और गलवान तक की लड़ाई मत समझिए। ये एक बहुत लंबी प्लानिंग चाइना ने करी हुई है और इसके पीछे 2 चीजें भारत की तरफ से जो हो रही हैं वो चाइना को काफी परेशान कर रही है। पहला चीज तो ये है कि अफगानिस्तान में यूएस आर्मी वापस जा रही है और भारत को उसमें अगर ज्यादा गुंजाइश मिलती है तो वो चाइना का जो सीपीईसी का कॉरिडोर है उसको उनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अमेरिका, रशिया और ये एक तरह का शायद कुछ चल रहा है कि भारत को जो है अफगानिस्तान में ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए और बदले में शायद जो है वो पाकिस्तान को इस बात के लिए प्रेस कर सकते हैं या कोई एक्शन हो सकती है जिससे कि गिलगित बाल्टिस्तान का कंट्रोल जो है भारत के पास आ जाए। तो चाइना को ये खतरा बहुत लग रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो भारत की तरफ चला गया तो उसका सीपीईसी भी खराब हो जाएगा और पाकिस्तान में उसका होल्ड कम हो जाएगा। अक्साई चीन पे उन्होंने अपनी गुंजाइश तगड़ी बनाने के लिए कि इसको किसी तरह से भारत को भी कोशिश ना करे, उन्होंने इतना डिप्लॉयमेंट कर लिया है कि अब एक तरह से बिल्कुल असंभव सा होता जा रहा है। तो ये एक बहुत लंबा स्ट्रेटेजिक गेम प्लान चल रहा है जिसमें कि अगले 5 साल में बहुत कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। रहा सवाल गलवान से और पैंगांगसो से चाइना के वापस पूरा होने का, तो मैं तो पहले भी मई से अभी तक यही कह रहा हूं कि वो बिल्कुल नहीं होगा और या तो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर का टाइम जो है, मैं उस इलाके में रह चुका हूं, वो बहुत ही अच्छा समय होता है जिसमें कि कोई भी एक्शन हो सकती है। नवंबर के बाद में काफी ठंड हो जाती है और फिर मार्च तक वहां कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए ये सितंबर का समय आप प्रयास सर बता रहे हैं कि वाजिब होगा, एक अच्छे कंडीशंस होंगे हिंदुस्तान के लिए। सिन्हा जी आपके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अक्साई चीन में चीन की साजिश की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जो चीन के खिलाफ जिंदा सबूत है। ये दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए। ये वो इलाके हैं जो चीन ने इसी साल यानी कि 2020 में तेजी से बनाकर तैयार किए हैं। तस्वीर में जो सीधे हाथ पर ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये चीन के सैतुला सैन्य अड्डे पर कैमोफ्लेज यूनिट है। मतलब कि ये वो एरिया है जहां पर चीनी आर्मी जहाज, तोप और अपने हथियारों के साथ सैनिकों को छिपा कर रखती है। और ये दूसरी तरफ वो एरिया है जहां पीएलए की गाड़ियां और टैंक आर्टिलरी की सर्विस होती है। अब ये तीसरी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये सैतुला सैन्य अड्डे पर चीनी फोर्स का दूसरा ट्रेनिंग एरिया है। देखिए, ये फौज के रहने के लिए पूरा इलाका है जो एक बड़े क्षेत्रफल में है। इसी से सटा हुआ पार्किंग एरिया है जहां सैनिकों की गाड़ियां और तोपें तैनात हैं। ये ट्रेनिंग एरिया है और थोड़ी ही दूरी पर छोटे हथियारों की रेंज है। ये पीएलए के बारे में हम आपको बता रहे थे कि पीएलए ने कैसे फॉरवर्ड बेसिस के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। जी आप वापस पैनल की ओर चलेंगे, सिन्हा जी के पास जाएंगे। सिन्हा जी, जो हमने दिखाई ये रिपोर्ट, इसमें साफ दिख रहा है कि जो तैयारियां हैं चीन की वो एक दिन की नहीं है, काफी दिन से चली आ रही है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि हिंदुस्तान भी मार्च के बाद से लगातार एक्टिव है, लगातार मूवमेंट्स फॉरवर्ड बेस पे हो रही है। तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी के उस पार चीन का है, क्या आज की डेट में भारत का भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकअप फॉरवर्ड बेसिस तक पहुंच चुका है? नहीं। और उस नहीं का कारण है कि 1990 में कल्पना की गई थी कि 73 स्ट्रेटजिक रोड्स बनेंगे और दुख की बात है कि 15-16 साल एक पार्टी सत्ता में थी और 12 से 14 स्ट्रेटजिक रोड सिर्फ बने थे। और मिस्टर एंटनी ने लोकसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमारी स्ट्रैटेजी है, यदि हम रोड बनाएंगे और यदि चीन हमारे जीत के हमारे क्षेत्र में आ गया तो वो उस रोड का इस्तेमाल करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का रक्षा मंत्री की ये सोच है और वो भारत का रक्षा मंत्री है, तो स्ट्रेटजी रोड्स तो बने नहीं। चीन एक बार आंख दिखाता था और एंटनी कहते थे इंडियन आर्मी को कि जो रोड बनाए हो वो तोड़ दो। ये तो सोच रही है रक्षा मंत्री की। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेटजिक रोड्स बने नहीं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट हुए नहीं। जब एयर मार्शल बॉर्बोरा ने कहा कि डीबीओ स्ट्रिप को मैं एक्टिवेट करना चाहता हूं क्योंकि स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, 5 बार 2008 में उन्होंने निवेदन किया, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस सरकार ने अनुमति नहीं दी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो चीन के दबाव में आके चीन आंख दिखाता है
और यहाँ की सरकार घुटने टेक देती थी। तो चीन का वही, सिन्हा जी एक चीन तो रिपोर्ट वही आपको फायदा दिखा उठाता दें। था। सिन्हा जी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। भारत बार बार कहता है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, आप आंख दिखाएंगे तो मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यहां से उठता है कि जब भारत चीन विवाद को दोनों तरफ से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो चीन बार बार ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है? एक तरफ वो पीछे हटने की बात करता है, दूसरी तरफ पीठ में छुरा खोपने की साजिश भी रचता है। इस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर 4 में तनाव अब भी बरकरार है, जबकि फिंगर 4 से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। अब सामने आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ चीन शांति की बात करता है, दूसरी तरफ एलएसी के पास वो अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान के पास राफेल के आने के बाद से ही चीन बौखला उठा था, जिसके बाद वो एलएसी पर अपनी ताकत पर जोर देने लगा था। राफेल के डर से चीन ने भारत से लगी सीमा के पास कम से कम 8 एयरबेस और हेलीपैड को एक्टिव किया है, जहां से वो अपनी युद्धक गतिविधियों को जारी रख सकता है। हाल में ही शिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस पर तैनात चीनी फाइटर जेट और एवॉक्स प्लेन की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, सैतुला एयरबेस ये जिनजियांग प्रोविंस के पिशान काउंटी में स्थित है और ये एलएसी से नज़दीक है। ये अक्साई चीन के एरिया में आता है और इस एयरबेस के ऊपर इस सैतुला मिलिट्री बेस के ऊपर भारत की पूरी कड़ी वॉच है और भारत अपने राफेल विमानों के माध्यम से, भारत अपनी मिसाइल्स के माध्यम से इस बेस को टारगेट कर सकता है। चीन इस वक्त डरा हुआ है। उसके डरने की वजह सिर्फ और सिर्फ हिंद का बाहुबली राफेल है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से चीन एलएसी के इलाकों में हवाई शक्ति के मामले में भारत से कमजोर है, जबकि भारतीय एयरबेस निचले इलाकों में है, जहां वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चीन ने अपने ठिकानों पर शेनयांग J-11 फाइटर प्लेन तैनात किया है, जिसकी रेंज 3530 किलोमीटर है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जो कि राफेल के सामने कुछ भी नहीं है। राफेल को चीन के लिहाज से ही अंबाला में तैनात किया गया और वो महज 6 मिनट में चीन को घर में घुसकर मारने का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से हिंदुस्तान चीन से बहुत आगे है और राफेल के आ जाने के बाद वो चीन पर कितना भारी है। जी हां, परियार सर, आपसे जानना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से भारत अच्छा है, राफेल के आ जाने के बाद भारत मजबूत हुआ है, लेकिन बातचीत एक तरफ चीन करता है और एक तरफ जमावड़ा बढ़ाता है, कैसे देखना चाहिए इसे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और माननीय सिन्हा साहब ने कुछ जो प्रश्न और उत्तर दिए उस पर भी मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, पूर्ण सम्मान उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए। रहा सवाल चीन का, मैं पहले भी कहा है कि चीन बातचीत का एक तरह से वो टाइम गेन करने के लिए चला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जितनी लंबी बातचीत चलेगी वो अपनी ग्राउंड पोजीशन उतनी ही इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये तो पहली बात चीन की तरफ से हो रही है। रहा सवाल 1:12 का जो कहा जाता है कि माउंटेन एरिया में लड़ने में जीतने के लिए जरूरी है, तो वो डॉक्ट्रिन अब चेंज हो गया है, क्योंकि आज ये जो डॉक्ट्रिन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हैं। नए डॉक्ट्रिन में एयर सुपेरिटी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर आपके पास में एयर सुपेरिटी है और 1:2 का डिप्लॉयमेंट भी है, तब भी आप जो है दुश्मन को नेस्ताबनूद कर सकते हैं। और उसमें जो राफेल का आना है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसके आने के बाद जो इसमें जो मिसाइल्स लगे हुए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स हैं और जो दूसरे विजुअल रेंज वाले मिसाइल्स हैं, उससे आप जो है एक स्टैटिक टारगेट्स को भी ध्वस्त पहाड़ों में कर सकते हैं। आप उसमें जो है वो मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उनको भी काबू कर सकते हैं। एयर टू एयर स्ट्राइक भी आप उसमें कर सकते हैं। तो राफेल के आने से हमारी एयर सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। हमारे पायलट्स को हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से जो है भारतीय सेनाओं को हर हालत में सियाचिन ग्लेशियर का एक्सपीरियंस और बाकी इंसर्जेंसीज के एक्सपीरियंस में जितने मूवमेंट्स हुए हैं और जैसा हमारा अभी डिप्लॉयमेंट हो गया है, तो हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छी है। चाइना जो है हमको अब टच नहीं कर सकता है।
लास्ट में मैं बोलूंगा कि ये जो पॉलिसी थी कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर एरिया में ना बनाए जाए, ये 60s और 80s के बीच में चली है कि ये, क्योंकि उस वक्त में हमारा एस्टेब्लिशमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था, ये आज के लिए बिल्कुल लागू नहीं होती है। और मैं 1983-85 में इसी इलाके में पेंगांगसो लेक से यलवान तक के बीच में मैं रह चुका हूँ। फिर 2011-12 में फिर गया था। जब मैं दोबारा गया हूँ तो वहां मैंने देखा कि ये जो है चुशूल तक जाने के जो है पक्के कार रोड बन चुके थे। डीएसओबी का रोड बनने में टाइम लगने की वजह ये नहीं है कि सरकार नहीं चाहती थी। 16,000 फीट की हाइट से 20,000 फीट की हाइट का जो एरिया गलवान वैली के आसपास का है, करीब 50-60। चलिए ब्रिजेश साहब, हम वापस आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान कितना तैयार है और चीन में हाहाकार क्यों है। अब आप